हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इन दिस। और अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया है? इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें क्या दिया? इट गेव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसने हमें फोर्स का डेफिनेशन दिया। अब we will study out Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या देगा? It will give expression for force और mathematical expression for force. पहला जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था वो हमें फोर्स का डेफिनेशन दिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले वी नीड टू नो अ टर्म कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं, हमें देखिए बेसिकली इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या आपको पढ़ना है कि कोई भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसके एक्सेलरेशन में कितना चेंज आएगा। इट मीन्स हाउ इज एक्सेलरेशन रिलेटेड टू फोर्स। क्योंकि क्या बताया था मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है देयर विल नीड एन एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही हमारा एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे और फोर्स को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले लेट अस नो अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जानने से पहले आप कुछ चीजों को समझिए, देखिए, एनालाइज कीजिए, सोचिए कि मान के चलिए एक हमारे पास क्रिकेट का बॉल है जो लेदर का हैवी बॉल होता है और एक टेनिस का बॉल है। टेनिस का बॉल आपने देखा होगा जो थोड़ा उसका मास कम होता है और क्रिकेट के बॉल का मास ज्यादा होता है, ज्यादा वेट होता है उसका। तो आप क्या करना कि आपने देखा होगा कि टेनिस बॉल आप खेलते भी होगा कभी। टेनिस बॉल से अगर आप खेलते हो, अगर उसको सेम स्पीड से फेंका जाए, तो टेनिस बॉल से देखते हो आपको कम चोट लगता होगा। लेकिन उतना ही स्पीड से अगर हमारा क्रिकेट बॉल जो कि हैवी होता है उसको अगर फेंकोगे तो यू विल बी इंजोर्ड मोर देन टेनिस बॉल। टेनिस बॉल से ज्यादा इंजरी होगा किससे? क्रिकेट बॉल से। सपोज एक हमारा दिस इज टेनिस बॉल एंड दिस इज क्रिकेट बॉल। ज्यादा मास किसके पास? क्रिकेट बॉल के पास ज्यादा मास। दोनों को हमने सेम स्पीड से फेंका, सेम स्पीड से। सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका। आप लोग बता सकते हो किसमें ज्यादा आपको इंजरी होगा, किसमें ज्यादा हाथ पे चोट लगेगा? अगर हाथ से आप कैच करते हो तो किसमें ज्यादा चोट लगेगा? ऑब्वियस सी बात होगी, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको क्रिकेट बॉल में ज्यादा चोट लगेगा। ज्यादा चोट लगा इसका मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं? दोनों को तो हमने सेम वेलोसिटी से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन इंपैक्ट जो हमारे हाथों पे प्रोड्यूस हुआ वो हमारा क्रिकेट बॉल में ज्यादा हुआ। इसका मतलब हमारा मास और वेलोसिटी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। इसका मतलब जो भी हमारे ऊपर इंपैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, उसमें हमारा मास और वेलोसिटी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब, और दूसरा एक और फिर आपको समझ में आएगा। एक हमारे पास एक ट्रक है, सपोज एक हमारे पास ट्रक है। एक ट्रक रेस्ट कंडीशन में है और एक ट्रक मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है। और ये सपोज 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से सपोज कि वो मूव कर रहा है। तो कौन ज्यादा डेंजरस होगा? रेस्ट वाला जो ट्रक है उससे किसी को चोट लगेगा क्या? उससे कोई एक्सीडेंट हो पाएगा क्या? नहीं होगा। बट अगर वही ट्रक जिसका बहुत ज्यादा मास है, ट्रक बहुत ज्यादा हैवी होता है, वो अगर स्लो स्पीड से भी, बहुत कम स्पीड से भी चलेगा तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा संभावना है। उससे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग सकता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट लग सकता है और वो इंजोर्ड हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन बेसिकली हमें कंक्लूड क्या करते हैं यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि बॉडी के पास मास अलग अलग है। यहाँ बॉडी टेनिस बॉल के पास ज्यादा मास है, कम मास है, और क्रिकेट बॉल के पास हमारा ज्यादा मास है। यह हमारा वेलोसिटी सेम था, हमने दोनों का वेलोसिटी या स्पीड सेम रखा। यहाँ क्या किया हमने? दोनों का मास सेम रखा। ट्रक तो यहाँ सेम है, यहाँ मास है, ट्रक दोनों सेम ट्रक है, दोनों का यहाँ मास सेम है, यहाँ हमारा वेलोसिटी सेम है। और यहाँ हमारा डिफरेंट क्या है? यहाँ डिफरेंट क्या है? यहाँ हमारा मास डिफरेंस है
और यहाँ हमारा वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका वेलोसिटी 0 है और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस केस में जिसके पास जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वो इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और यहां हम लोग देखते हैं जिसके पास जितना ज्यादा वेलोसिटी वो उतना ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हम लोग मास और वेलोसिटी को सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं, वी नीड टू कंसीडर मास एंड वेलोसिटी टुगेदर। मास और वेलोसिटी, कोई बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी दोनों को हमको एक साथ देखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी बॉडी का। फिर इसी तरह हम एक बुलेट का केस लेते हैं, जो आप गोली मारते हो उसमें क्या होता है, देखते हो बुलेट का मास बहुत कम होता है, बुलेट का मास बहुत कम होता है, लेकिन वही बुलेट क्या होता है हमारा, जैसे गन में से ठाई करते हैं तो क्या होता है, उसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से आदमी को मार सकता है। इसका मतलब वो छोटा मास भी, बुलेट का जो छोटा मास है उसके वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका क्या वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां से फिर हमें यह समझ में आता है कि मास और वेलोसिटी के बीच में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है। कोई बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों को हम लोग सेपरेटली नहीं देख सकते। किसी बॉडी, ये नहीं कह सकते किसी बॉडी का कम मास है तो वो हमारा इंपैक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा ज्यादा, या हम ये नहीं कह सकते किसी बॉडी का कम वेलोसिटी है तो इंपैक्ट प्रोड्यूस कम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। हमें दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, उस बॉडी का मास क्या है और वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब ने क्या कहा, उन्होंने एक टर्म डिटरमाइन किया, उन्होंने एक टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम टर्म दिया। अब देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। उन्होंने क्या टर्म दिया, मोमेंटम। हम लोग क्या देख लिए, इंपैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है किसी बॉडी का। और हम लोग क्या देखती है, एक चीज, कोई भी चीज में जितना ज्यादा फोर्स वो उतना ज्यादा वेलोसिटी। कोई बॉडी है उसमें जितना ज्यादा, मैंने ये पहले क्लास में बता दिया था, किसी बॉडी में जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, उसमें उतना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगा, उसको उतना ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगा। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या करता है, हमारा यही दोनों टर्म मास और वेलोसिटी को एक साथ मिला के देखता है। तो वी डिफाइन मोमेंटम एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। न्यूटन साहब ने क्या किया, एक टर्म निकाल दिया मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, पी से डिनोट करते हैं, और पी क्या आ गया हमारा, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी। जिस भी बॉडी के पास जितना ज्यादा मोमेंटम वो उतना ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उतना ज्यादा वो इंपैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसका मास कम है हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो हमारा मोमेंटम तो ज्यादा हो गया। या फिर हमारा मास, हमारा वेलोसिटी कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, तो उससे भी हमारा मोमेंटम ज्यादा हो गया। जैसे मैंने ट्रक का केस बताया, ट्रक के केस में क्या बताया, दोनों का तो मास सेम है और वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम वेलोसिटी है, लेकिन मास उसका बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हमारा प्रोड्यूस करेगा मोमेंटम। दूसरा केस हमने क्या देखा, बुलेट का केस देखा। बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी बहुत उतना ही ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। इसका मतलब दोनों को अलग अलग नहीं देखना है, दोनों को साथ में, मास, किसी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी दोनों को साथ में देखना है। एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी को हम लोग मोमेंटम कह देते हैं। वेयर पी इज मोमेंटम, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, मास और v से वेलोसिटी। एंड दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ इसके पास डायरेक्शन भी होता है। किसी बॉडी के ऊपर अगर मोमेंटम लग रहा है तो हमें उसे कहना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और वो किस डायरेक्शन में वो मोमेंटम लग रहा है।
अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, आप ही लोग बताइए एसआई यूनिट क्या होगा, सोच ही लिया होगा आपने। यहां में मास का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम का क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या आ गया हमारा, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसी मोमेंटम के बेसिस पे वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं कि व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए मोमेंटम आप लोग समझ में आ गया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। Now let us study about Newton's second law of motion. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हम लोग एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहले हमने फोर्स लगाया, कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है हमारा, उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब पहले उसका कुछ वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अगर हमारा बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ, इट मींस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। पहले मास इंटू यू, एम इंटू इनिशियल एम यू था, अब एम बी था। इसका मतलब हमने जब उसमें फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हुआ। इट मीन्स व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द velocity of the body, and if velocity of the body is changed, it means that force also changes the momentum of the body. momentum of body को भी change करता है। अब ये चीज हम लोग देखते हैं कि ये बॉडी के में जो चेंज आया, इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया, एम यू था पहले और फिर एम बी हुआ। तो इस बॉडी का मोमेंटम में जो चेंज आया वो खाली बस हमारे ये फोर्स पे डिपेंड किया क्या, बस ये फोर्स पे डिपेंड किया कि इस बॉडी के वेलोसिटी में, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। नहीं, बस फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, उसके साथ एक और क्वांटिटी आता है। वो क्या आता है, लेट अस सी। देखिए उसके जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कार लेते हैं। एक कार लिया, आपने देखा होगा कार, जब कभी कार आपका खराब हो जाता है आप क्या करते हो, उसको धक्का लगाते हो। सपोज कि ये कार है, खराब हो गया, इस पे दो लोग आप धक्का लगा रहे हो, उसको दो लोग इसको पुश कर रहे हो। जब आप इसको पुश कर रहे होगे, देखते होगे कि कुछ टाइम तक आप लोग पुश लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, लेकिन हमारा कार मूव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे 1-2 सेकंड 3 सेकंड टाइम पास होता है, 0 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, जैसे ही हमारा टाइम पास होता है तो आप देखते होगे कि टाइम पास होने के बाद बॉडी मूव करने लगता है। ये हमारा जो बॉडी है वो मूव करने लगा। इसका मतलब फोर्स हम लोग सेम लगा रहे हैं, सेम हम लोग कोशिश सेम कर रहे हैं, हम लोग सेम पुश उस पर अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हमारा बॉडी फिर मूव करने लगता है। इट मीन्स क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस फोर्स, बस इस फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस टाइम के लिए उस पर फोर्स लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग, चेंज ऑफ मोमेंटम not only depends on force applied but also depends upon time for which force is applied। जो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा वो बस हमारा जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है बस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम, जितना टाइम के लिए उस पर हमारा फोर्स लग रहा है। इसी चीज पे हमारा आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी का बेस मान के, इसी का आधार मान के
न्यूटन गेव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए क्या हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मतलब क्या हुआ, मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the net force, to the applied net force acting on it, and it is in direction of नेट फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखिए कैसे इसको मैं समझाता हूं। कैसे, कोई एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। पहले उसका वेलोसिटी, इसका मास सपोज m मास है इसका, पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है। अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखेगा। स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखेगा, इसका मतलब जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है या फिर जो उसका वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा। अब क्या हो रहा है, उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, इस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आएगा, सपोज अब बॉडी का वेलोसिटी v हो गया, तो इस बॉडी के पास इनिशियल कोई मोमेंटम होगा mu, इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम mv। तो हमारा मोमेंटम में चेंज आया, मोमेंटम में क्या चेंज आया, mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया। लेकिन यह क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब उसका टाइम से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। इसको u टू v होने में कितना टाइम लगा, सपोज t टाइम लगा, जब t टाइम लगा ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो हमारा इस मोमेंटम का चेंज होने का रेट क्या है, तो इसको हम लोग t से डिवाइड करेंगे, तो mv माइनस mu बाई t, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो हमारा बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ उसका क्या रेट हुआ। तो देन दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी अप्लाइड टू नेट फोर्स। नेट उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F होगा, तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाय t। यही कहता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड नेट फोर्स। ये हो गया। अब ये क्या बोला उसने, एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड दे देगा, दूसरा हमें उसका डायरेक्शन भी चाहिए। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा चेंज होगा। हमें दे दिया, डायरेक्शन भी दे दिया, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम चेंज होगा। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड, एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहां से समझ में आ गया। अब इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि फोर्स उस पर कैसे लगेगा, वो एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन के साथ उसका फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का। तो लेट अस सी। यहां से बेसिकली हमने क्या देख लिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस भी रेट से हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब देखिए इससे हम लोग कैसे डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर फोर्स।
एक्सप्रेशन फॉर फोर्स कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक बॉडी का मास m, मास का बॉडी है, सपोज a body of mass m is moving with the initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, आफ्टर अ टाइम t, नहीं आफ्टर टाइम t नहीं, अब क्या करते हैं हम लोग, ये बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, देन अ फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट, इस पे क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t के बाद क्या हो जाएगा, इस बॉडी का हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, m है इसके ऊपर, अब वेलोसिटी v आ गया, अगर कोई भी बॉडी है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वही हमने क्या किया, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u था, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और ये u टू v होने में उसको कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, एंड द फोर्स एक्टिंग इज f, ये हमने कर लिया, ये फोर्स क्या हमारा अनबैलेंस, नेट अनबैलेंस फोर्स, अगर इधर से भी f लग जाता तो ये बैलेंस फोर्स हो जाता, अगर बैलेंस फोर्स हो जाता, अगर बैलेंस फोर्स हो जाता तो इसका वेलोसिटी चेंज होता क्या, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका वेलोसिटी हमारा चेंज ही नहीं होता, वो u था तो u से ही मूव करने लगा, लेकिन हमारा नेट फोर्स यहाँ पे f एक्ट कर रहा है, तो हमारा बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया। इसमें हम लोग देखें इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, इसको हम P1 मान लेते हैं, P1 क्या है हमारा, m इंटू यू है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी P2 इक्वल टू m इंटू v, मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी mu और mv, यही हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा p, डेल्टा मतलब चेंज और p मतलब मोमेंटम, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p विल बी इक्वल टू p2 माइनस p1, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, तो p2 माइनस p1 क्या हो गया, mv माइनस mu, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, m कॉमन लेंगे तो v माइनस u, ये हमारा आ गया डेल्टा p, डेल्टा p विल बी इक्वल टू m v माइनस u, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो डेल्टा p बाय डेल्टा t, ये हमारा डेल्टा p कितना हमारा m v माइनस यू, m कोष्ट में v माइनस यू बाय, और डेल्टा t कितना है, पहले जीरो टाइम फिर t टाइम, तो t माइनस जीरो t, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, m v माइनस यू बाय t, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा p बाय डेल्टा t, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहां से क्या आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t की क्या हमने लिया, m v माइनस यू बाय t, तो f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाय t, यहां आ गया आपका फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाय t, इसको हमने मान ले, अब इसको भी नहीं मानते, कुछ देखते हैं अब क्या होता है, m v माइनस यू बाय t आ गया हमारा, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाय t। अब देखिए अगर बॉडी u से v हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम u टू v एंड टाइम इन टाइम t, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता था, v इक्वल टू u प्लस at, तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू at, तो हमारा a आ जाएगा
v माइनस यू बाय टी। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, v माइनस यू, और टाइम कितना लगा t, तो v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन हमारा आ गया v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ हम लोग ये v माइनस यू बाय टी जो है, यहाँ पे v माइनस यू बाय टी, इसको यहाँ a से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। ये हमारा आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ये v माइनस यू बाय टी को हमने एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। ये हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो वी नीड अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट की जरूरत है, तो हम उस कांस्टेंट को मान लेते हैं k। तो f विल कम आउट टू बी kma। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ये भी आ गया आप लोग को, f इक्वल टू kma। अब देखिए यहां जो हमारा k है, इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, उसको न्यूटन साहब ने इस तरह से यूज किया कि उसका एसआई यूनिट में जब हम सब कुछ को रखते हैं, m को एसआई यूनिट में, a को एसआई यूनिट में, और फोर्स का एसआई यूनिट उन्होंने इस तरह सेट किया कि हमारा k का वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे 1 होता है, लेट अस सी। इफ अ यूनिट फोर्स का मतलब 1 न्यूटन is applied on a body of mass, unit mass of unit mass। यूनिट का मास का मतलब हमारा मास 1 kg, 1 kg। then acceleration, unit acceleration is produced, unit acceleration is produced। यूनिट एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। उन्होंने इस तरह ये न्यूटन जो एसआई यूनिट है न्यूटन का, उसको इस तरह रखा। किस तरह रखा, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस बॉडी का मास कितना, यूनिट मास का, इसका मतलब उस बॉडी का मास 1 kg है, और जैसे ही उस पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ तो देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यही सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब वैल्यू को रखते हैं। यहाँ फोर्स को हमें कितना रखना है, 1 न्यूटन। फोर्स को हमको कितना रखना है, 1 न्यूटन। इन इक्वेशन 2 फोर्स 1 न्यूटन, के को के रहने देते हैं, के का हमें नहीं पता है। मास का कितना है हमारा 1 kg, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इधर 1 इक्वल टू के आ गया हमारा, इसका मतलब के कम्स आउट टू बी 1, के का वैल्यू हमारा 1 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसी के का वैल्यू को रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है। जब इसमें इक्वेशन 2 में के का वैल्यू आप 1 रखोगे, देन फोर्स विल कम आउट टू बी मास इनटू एक्सेलरेशन। वो मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, यही हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। इट मीन्स फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारा क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या फिर फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारा आ गया फोर्स का। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है फोर्स का, डेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमें सब जगह यूज करना है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स बाय मास। इट मीन्स कोई सी भी बॉडी में, यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
mass. It means acceleration produced in a body is directly proportional to force acting on it and it is inversely proportional to mass. इसका मतलब कोई बॉडी का अगर फोर्स हम लोग इंक्रीज करते हैं, किसी बॉडी पे अगर दोगुना फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन उस पर दोगुना प्रोड्यूस होगा, इट विल बी डबल टाइम. बट इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ बॉडी बाय, इसको अगर हम लोग मास ऑफ द बॉडी को डबल करते हैं देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन विल कम टू बी हाफ, वो हाफ हो जाएगा. तो यहां से क्या आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ये सारी चीजें क्लियर हो गई. अब यहीं से हम लोग को एक चीज और आता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो हमने देख लिया था, दैट इज न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वो कैसे होता है, लेट अस सी. देखिए एफ इक्वल टू एम ए आ गया हमारा, एफ इक्वल टू एम ए आ गया. हमें फोर्स का क्या होता है 1 न्यूटन, मास का क्या होता है हमारा एसआई यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड square. This comes out to be SI unit of force, that is 1 Newton and 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. तो आपको कोई डिफाइन करने कह दे, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो कैसे आप डिफाइन करोगे, इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, then acceleration of 1 meter per second square will be produced. इस तरह आप 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हो. ये तो हमने देख लिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देख लिया. अब यहीं से फोर्स इक्वल टू एम ए जो है, या फोर्स इक्वल टू हमने क्या देखा, एफ इक्वल टू एम भी माइनस यू बाय टी, ये देख लिया हमने. अब यहीं से हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यहीं से हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं. कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, देखिए अगर उसने क्या कहा था बॉडी के ऊपर, अगर जब तक कि कोई फोर्स ना लगे बॉडी पे तो क्या होगा, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहना पसंद करेगा. तो देखिए अगर बॉडी के ऊपर फोर्स यहां अगर हम जीरो कर दे, फोर्स जीरो कर देते हैं, अगर फोर्स जीरो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एम भी माइनस यू बाय टी. तो हमारा एम कांस्टेंट है वो भी इधर आएगा तो जीरो, टी इधर कांस्टेंट है, दोनों इधर जीरो हो जाएगा. तो भी माइनस यू हमारा कितना आ जाएगा, जीरो. तो हमारा v इक्वल्स टू u आ जाएगा. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी. इट मीन्स अगर बॉडी सपोज कि रेस्ट में था, पहले रेस्ट में था, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा. तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स न लगे. अनबैलेंस फोर्स न लगे इसका मतलब उस पर फोर्स जीरो है. इसका मतलब अगर रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में ही है. लेकिन अगर बॉडी के पास बॉडी अगर कुछ वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था, सपोज कि बॉडी यू में वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से मूव कर रहा था, अगर यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी उसका यू ही रह जाएगा. अगर फाइनल वेलोसिटी भी यू ही रह जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी यू ही रह गया, इसका मतलब बॉडी के वेलोसिटी में चेंज नहीं आया. अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया तो वी कैन से if a body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will remain in uniform motion until and unless a force or unbalanced force act on that body. जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसको हमने मैथमेटिकली यहां से भी प्रूव कर दिया. तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमारा एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, फोर्स इक्वल टू एम ए, इसका हमें बहुत जरूरत पड़ेगा. अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये जो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसका हमारा रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे. देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो थैंक यू दोस्तों. और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको कॉन्साइज तरीके में सिंथेटिकली आपको कैसे एग्जाम में लिखना है
यू विल गेट इट फ्रॉम आवर वेबसाइट edujiva.com। वहाँ जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो along with previous year questions, NCERT solution and many more resources। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।